हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आई होप आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और एसएससी फार्मासिस्ट के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। आज से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में और स्पेसिफिकली हम यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके आई होप इस वीडियो लेक्चर के बाद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। तो आपका पहला सवाल ये है, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और अलग अलग जगह से अलग अलग कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी से प्लैनेट्स को डिनोट किया जाता है। जैसे कि हम अर्थ की ही बात करें तो हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर 71 बल्कि समझ लीजिए आपका 70% से भी ज़्यादा आपका क्या है, वाटर प्रेजेंट है। यानी कि 71% आपका वाटर प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर और 29% आपका लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली किस प्लेनेट को रेड प्लेनेट बोला जाता है, तो मार्स को कंसीडर किया जाता है रेड प्लेनेट ड्यू टू यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड का अमाउंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मार्स का कलर हमें लाल देखने को मिलता है। और मार्स से रिलेटेड हम कुछ और टॉपिक की बात करें तो मार्स पर ही हमारा प्रेजेंट है ओलंपस मून। सबसे बड़ा आपका समझ लीजिए ओलंपस मून आपका कैसा है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी की कैटेगरी का ये क्या है, पूरे सोलर सिस्टम का हमारा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मून। ठीक, पूरे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा, एक ग्रह से भी बड़ा क्या है, यहाँ पर हमें एक वोल्केनो देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे अगर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो कौन सा है तो मार्स के ऊपर प्रेजेंट है। इसके अलावा आपके मार्स पर एक और प्रेजेंट है निक्स ओलंपिया। तो निक्स ओलंपिया आपका पूरे सोलर सिस्टम के अंदर सारे ग्रहों में से सबसे बड़ा माउंटेन कहां पर प्रेजेंट है, आपके मार्स के ऊपर प्रेजेंट है। ये हमारे इंडिया के माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें, एवरेस्ट से ये कम से कम 3 गुना बड़ा है। यानी कि अगर इसकी हाईएस्ट पीक की हम बात करें तो वो 27 किलोमीटर ऊंची है और इसी के पास 2 इसके क्या है, मून प्रेजेंट है, सैटेलाइट प्रेजेंट है, जिसका नाम फोबोस और डीमोस है। डीमोस आपका जो मून है वो क्या है, पूरे सोलर सिस्टम का हमारा सबसे छोटा मून माना जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल हम देख लेते हैं, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे सौर मंडल के सबसे बड़ा साइज के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइज के हिसाब से हमारे प्लैनेट पर जुपिटर को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। जुपिटर कंसीडर एज अ आपका लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम और इसको क्या माना है, मुख्य रूप से ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और ये क्या है, आपका रेडियो एक्टिव जो आपकी वेव्स होती हैं उसको इमिट करता है। रेडियो एक्टिव वेव्स को क्या करता है, इमिट करता है। इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये भी है। क्लियर है यहाँ तक? अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का, तो स्मॉलेस्ट प्लेनेट के नाम याद रखिएगा, मरकरी को हम क्या बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी को मानते हैं। और एक सवाल पूछा जाए कि सूर्य के सन का सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, सन का क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो वो भी हम मरकरी को कंसीडर करेंगे। एक और चीज याद रखिएगा कि जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है वहां उसको भी हम क्या है, मरकरी ही आपका माना जाता है। बुध ग्रह के ऊपर सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है, करीब अप्रोक्सीमेटली 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास में यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिलता है और सन के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। और अगर मरकरी की बात करें तो इस पर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, नो एटमॉस्फेयर ऑन मरकरी। क्लियर है? अगला सवाल, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो हम अगर अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, तो हमारे अर्थ का, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है वो हम सन को मानते हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जाइंट स्टार है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं तो 99.8% हमारे सोलर सिस्टम का जितना भी अगर मास आप कैलकुलेट करेंगे, हमारा सोलर सिस्टम कितना भारी हो सकता है या कितना उसका द्रव्यमान हो सकता है, कितनी वो जगह घेरता है, तो अकेला सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के अंदर
इतना परसेंटेज ऑफ मास कंटेन करता है। रेस्ट 0.2% के अंदर आपके बाकी के प्लैनेट्स आते हैं। इसमें हमारा अर्थ भी, मार्स भी, जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, ये सारे के सारे रेस्ट 2% में आते हैं। तो इतना बड़ा है हमारा सन, ठीक है। और अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम का सबसे करीबी जो सितारा है, सबसे बड़ा सितारा, वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सीरियस की बात करें तो ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ज़्यादा, हमारे सोलर सिस्टम के नज़दीक जो है सबसे ज़्यादा चमकीला, यानी कि साइनी स्टार माना जाता है इसको, सबसे ज़्यादा चमकीला तारा इसे हम कहते हैं आपके सीरियस को, ठीक है। तो आपका जो सन है स्टार, वो क्लोजेस्ट टू अर्थ है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे क्लोजेस्ट स्टार होता है, सीरियस आपका ब्राइटेस्ट स्टार है, और अल्फा सेंचुरी तारा प्रणाली का एक हिस्सा है। अगला सवाल, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, यानी कि द एस्ट्रॉइड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ टू प्लैनेट। तो हमारे सन के अगर हम प्लैनेट की बात करें तो पहले आपका मरकरी आ जाएगा, फिर आपका वीनस आ जाएगा, थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ आ जाता है, फिर मार्स आ जाता है, फिर आपका इसके बीच में प्रेजेंट है आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट, और फिर आपका जुपिटर आ जाता है, सैटर्न आ जाता है, और फिर आपका यूरेनस आ जाता है, देन नेपच्यून आ जाता है। तो हमारे जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट हैं, इन स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स के बाद में एस्ट्रॉइड बेल्ट, यानी कि छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स का कहा जाए तो बहुत सारे एस्ट्रॉइड की एक बेल्ट गुजरती है जो इन पर्टिकुलर स्टार्स के बीच में एक डिवीजन क्रिएट कर देती है, और इनसे पहले वाले स्टार्स को हम रॉकी प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कौन कौन से? आपके मार्स, वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, फिर आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सबसे क्लोजेस्ट हमारा हो जाता है मरकरी, और सबसे लॉन्गेस्ट आपका नेपच्यून। इसी का टेम्परेचर सबसे कम देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट अगर कोई स्टार है तो वो आपका नेपच्यून कहलाता है। तो यहाँ पर किसके बीच में बन रहा है? मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्षुद्र घेरा सौरमंडल में डोनट के आकार का क्षेत्र है जिसमें कोई ठोस अनियमित आकार के पिंड हैं, ठीक है, और ये आपका मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट देखने को हमें मिलता है। किस ग्रह का वलय तंत्र सबसे विस्तृत और दृश्यमान है? तो आपने सैटर्न प्लेनेट देखा है, उसके चारों ओर जो रिंग सिस्टम है, तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक अगर हम देखें तो हमारे सोलर सिस्टम में जहां पे सबसे ज्यादा विजिबल अगर कहा जाए विच प्लेनेट हैड द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड विजिबल रिंग, तो वो हमारे सैटर्न पर, ऑप्शन नंबर सी, सैटर्न ग्रह पर हमें देखने को मिलता है। शनि के पास बर्फ के कणों, चट्टानी, मलबे और धूल से बना सबसे शानदार और जटिल वलय है। क्लियर? अगला सवाल, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर मरकरी जो है सन के सबसे ज्यादा पास है, तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी या हॉटेस्ट प्लेनेट भी क्या होना चाहिए? मरकरी होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। मरकरी के ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस देखा जाता है, यानी कि इसका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। डे टाइम में इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जबकि नाइट में इसका टेम्परेचर -160 डिग्री तक चला जाता है, अप्रोक्सीमेटली 160 टू 170 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर चला जाता है नाइट में, तो बहुत ज्यादा गिर जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे प्लेनेट वीनस की, तो वीनस के ऊपर सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है शुक्र ग्रह की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपकी ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं CO2 सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, और इसी वजह से इसका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसका टेम्परेचर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट ग्रह माना जाता है। ये सबसे हॉटेस्ट ग्रह अगर पूछे आपसे हॉटेस्ट प्लेनेट, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए वीनस इज कंसीडर्ड एज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, जिससे भयंकर ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है और इसके टेम्परेचर को बहुत ज्यादा राइज कर देता है। मरकरी क्लोजेस्ट टू सन है, बट लैक ऑफ क्या है? ये लैक थिक है, यानी कि लेकिन वायुमंडल यहाँ पर नहीं है। मार्स आपका कोल्ड डेजर्ट के तौर पर बहुत ठंडी मरुस्थलीय है। जुपिटर आपका एक गैस जाइंट है, यानी कि कोल्ड अपर एटमॉस्फेयर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? अगला सवाल, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिंपल सा, आपने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा होगा। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। सिज्मोलॉजी हमने सिस्मिक वेव्स में पढ़ा था, सिस्मिक वेव्स की स्टडी करके हम भूकंप का पता लगाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? भूकंप विज्ञान बोला जाता है। जब कभी भी हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, यूनिवर्स की स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, या हिंदी में हम इसे ब्रह्मांड विज्ञान के नाम से जानते हैं। मेट्रियोलॉजी आपके मौसम विज्ञान को कहते हैं।
कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान है, समग्र रूप से ब्रह्मांड के बड़े पैमानों गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल, आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे निकट सर्पल आकाशगंगा कौन सी है? यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें कि हमारी जो गैलेक्सी है, जैसे कि आप जानते हैं मिल्की वे के हमारे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट दूसरी गैलेक्सी कौन सी है? दूसरी गैलेक्सी हमारी कौन सी है? ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, जो हमारी मिल्की वे है इसकी जो शेप है वो स्पाइरल शेप है। ठीक है, इस तरीके से हमारी मिल्की वे की शेप है। और इसके पास की सबसे पास वाली गैलेक्सी हमारी कौन सी है? तो वो हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और हमारे अकेले मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 to 400 बिलियन स्टार हैं। याद रखिएगा, बिलियन, इतने स्टार हमारे हैं। और उन्हीं स्टार्स के बीच में से हम एक अपने सोलर सिस्टम के अंदर में प्रेजेंट है, जिसके अंदर 8 स्टार है। और इन 8 स्टार में से भी हमारा एक ग्रह पृथ्वी, उसके अंदर हम रहते हैं। और उन अर्थ के एक ग्रह के अंदर भी हम एक एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर रहते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर कहाँ? भारत के अंदर हम रहते हैं। और स्पेसिफिक करते जाएंगे तो हम बहुत टिनी और माइक्रो पार्ट हैं इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। क्लियर है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी जो है वो सबसे क्लोजेस्ट है हमारे इसकी। एंड्रोमेडा M31 हमारी आकाशगंगा की सबसे निकटतम प्रमुख आकाशगंगा है, जो हमारे गैलेक्सी से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक, अगला सवाल, किस खगोलीय पिंड को आधिकारिक तौर पर बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में वर्गीकृत किया गया? देखिए, पहले हमारे सोलर सिस्टम में क्या थे? सोलर सिस्टम में हमारे 9 ग्रह थे, जिसमें हम प्लूटो को कंसीडर करते थे, अपना सोलर सिस्टम का एक ग्रह मानते थे। लेकिन प्लूटो क्या करता था? प्लूटो, देखिए सबसे बड़ी बात, किसी को अगर आप प्लैनेट बोलेंगे तो प्लैनेट की एक खास डेफिनेशन होती है कि वो सन के अराउंड, अगर हम सन के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। यानी कि सन के एक ही अपनी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ही क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। लेकिन अगर कोई इस पर्टिकुलर अपनी डायरेक्शन, अपनी ऑर्बिट को छोड़ कर किसी दूसरे की ऑर्बिट में चला जाए तो उसको हम प्लैनेट कंसीडर नहीं करेंगे एज पर द डेफिनेशन ऑफ द प्लैनेट। तो प्लूटो क्या करता था? प्लूटो आपका यूरेनस की आपकी ऑर्बिट में चला जाता था। यानी कि बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्लैनेट की फॉलो नहीं करता था। तो 2006 या 2007 के आसपास में इसको क्या कर दिया गया? एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो अभी हमारे जो टोटल सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट का नंबर है वो 8 है। क्लियर है? तो सन 2006 में, हाँ, सन 2006 में खगोलीय संघ IAU ने क्या किया? प्लूटो को मुख्य ग्रह से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया। अगला सवाल, हेली का धूमकेतु यानी कि हेलिस कॉमेट लगभग हर कितने वर्षों में देखा जाता है? तो हेली कॉमेट कहा जाए तो एक 15 किलोमीटर, कॉमेट का मतलब मैं बता देता हूँ, 15 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा क्या होता है? जब भी कोई स्टार ब्रेक होता है तो अपने पीछे बहुत सारा एक डस्ट टाइप का छोड़ देता है। ऐसा समझिए, ये स्टार है, जब भी ब्रेक होता है तो अपने पीछे बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर देता है? छोड़ देता है, जो आपकी अलग अलग चीज़ों की होती है, आईसी टाइप की दिखती है। इसी को हम कॉमेट बोलते हैं। तो हेलिस कॉमेट जो विजिबल होता है अर्थ से 15 किलोमीटर लॉन्ग और 8 किलोमीटर चौड़ा होता है, ये हर 76 ईयर्स में क्या होता है? दिखाई देता है या होता है, अकर होता है। तो हेली का धूमकेतु एक छोटी अवधि का धूमकेतु है जो हर 75 से 76 वर्षों के अंदर दिखाई देता है। आखिरी बार ये 1986 में देखा गया था। अगला सवाल, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? विच प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विंस? तो इसको हम बेसिकली इस वजह से भी कहते हैं कि हमारे अर्थ की जो डेंसिटी है उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? दूसरा एक ग्रह है हमारा, अर्थ की जो अभी डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो वीनस को हम कहते हैं हमारे अर्थ का जुड़वा ग्रह। यानी कि वीनस शुक्र को कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो लगभग अर्थ की तरह है। ठीक, और इसके अलावा हम मार्स क्या 4th नंबर का वो है आपका ग्रह। और अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न की सबसे कम डेंसिटी है 0.69 के आसपास, 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये सैटर्न की डेंसिटी है। और लगभग पानी की डेंसिटी इससे ज़्यादा होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास। हमारे पास अगर कोई बहुत बड़ा जाइंट ओशियन हो तो आपका सैटर्न इस ओशियन के अंदर क्या कर सकता है? फ्लोट कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि सैटर्न जो है पानी के ऊपर तैर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? शुक्र को अपना समान आकार, द्रव्यमान, सूर्य से निकटता के कारण पृथ्वी का जुड़वा बहन या जुड़वा कह सकते हो कुछ भी चीज। ठीक, बिग बैंग शब्द किससे क्या है और इस संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी से हमारे अर्थ की शुरुआत हुई आज से 150
बिलियन ईयर पहले आपके बिग बैंग थ्योरी हुई, जिसको सबसे ज़्यादा मोस्ट थ्योरी क्या हुई, एक जाइंट बहुत बड़ा क्या था, गोला था, वो ब्रेक हुआ और तमाम तरीके का पूरा सोलर सिस्टम, पूरा यूनिवर्स बना। उसी को सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मानते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की एक थ्योरी है। और ये हाइपोथेसिस से हो सकता है आने वाले टाइम में इसको भी गलत साबित होना पड़े। बिग बैंग थ्योरी इस बात का प्रमुख स्पष्टीकरण है कि 13.8 बिलियन वर्ष पहले आपका क्या कहते हैं, मैंने वो 150 मिलियन बता दिया, 13.8 वर्ष बिलियन पहले ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी इसके बारे में बताया गया था। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी है। देखिए जब क्या कहते हैं हमको डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम यूनिवर्स में क्या करते हैं, ब्रह्मांड में डिस्टेंस की दूरी के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। लाइट ईयर यानी कि एक साल के अंदर लाइट आपकी कितना डिस्टेंस तय करती है उसको कंसीडर किया जाता है एज अ लाइट ईयर। ठीक है, प्रकाश वर्ष वह खगोलीय दूरी है जो प्रकाश पृथ्वी वर्ष में तय करता है, लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। देखिए सारे के सारे जो ग्रह हैं हमारे सन के अराउंड क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, यानी कि वो आपके क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, क्लॉकवाइज क्या करेंगे, सन के अराउंड रोटेट करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन है कि हमारे सोलर सिस्टम के दो ऐसे ग्रह हैं जो क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। उनको आप एक सिंगल ट्रिक से याद रख सकते हैं, यू और वी, यानी कि यूरेनस और वीनस आपके दो ऐसे ग्रह हैं जो क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। यानी कि सारे ग्रह घूमेंगे ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, तो ये कैसे घूमेंगे, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो वीनस कैसा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, और साथ ही साथ यूरेनस, वीनस एंड यूरेनस रोटेट क्लॉकवाइज, रेट्रो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये आपका फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टू ऑपोजिट, मोस्ट अदर प्लेनेट आपके वैसे घूमते हैं। पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी से सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह हम किसको कंसिडर करते हैं, तो सीरियस विच इज द ब्राइट। हाँ, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में, वैसे तो हमारा जो सबसे चमकीला ग्रह है वो सीरियस ही है, लेकिन अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में हमारा कंसीडर करा जाता है आपके वीनस को। वीनस आपका ब्राइटेस्ट स्टार है जो नेचुरली ऑब्जेक्ट अर्थ की नाइट से स्काई आफ्टर मून के बाद दिखता है। 70% ऑफ सनलाइट की वजह से ये आपका क्या कर देता है, परिवर्तित करता है, जिसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम का अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तब आपका ऑप्शन होना चाहिए वीनस। लेकिन हमारे मिल्की वे में या फिर हमारे नियरेस्ट सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो वो आपका ऑप्शन होना चाहिए सीरियस। ठीक है, सीरियस कंसिडर एज द चमकीला ग्रह। अगला सवाल, सूर्य से पृथ्वी की अनुमानित दूरी कितनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें सूर्य के अनुमानित दूरी कितनी मानी जाती है, तो लगभग 149 के आसपास मानी जाती है मिलियन किलोमीटर। तो ये जो इसका एवरेज या ऑप्टिमम दूरी हम मान लेते हैं 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास हम मान लेते हैं। 149 मिलियन किलोमीटर है, जिसे एक खगोलीय यूनिट या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से हम जानते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतनी दूर है हमारा सन पृथ्वी से। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि सन के अराउंड, अगर हम यहाँ पर बात करें सन के अराउंड जो हमारी पृथ्वी है वो एग्जैक्ट सर्कल में नहीं रोटेट करती है। ये आपका, इसको हम बोलते हैं इलिप्टिकल, यानी कि दीर्घवृत्ताकार आकार में क्या करती है, रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। तो कभी कभी ये सन के क्लोज होता ये है कि कभी कभी, और मोस्ट ऑफ द टाइम, जब जैसे कि हम बता रहे थे यहाँ पर कि अगर पृथ्वी हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वो क्या करती है कि एक टाइम पर, देखिए हम समझते हैं कि ये बीच में हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, और इसके अराउंड में हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो क्या कर रही है, एकदम एग्जैक्ट सर्कुलर आकार में रिवॉल्व कर रही है। लेकिन यूनिवर्स में या हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। पृथ्वी हमारी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के अकॉर्डिंग क्या करती है, रिवॉल्व करती है, यानी कि इसको हम बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार आकार में क्या करती है, ये अपने ऑर्बिट पर रोटेट करती है। तो सम टाइम ये क्या करती है, सन के क्लोज आ जाती है, और समटाइम्स क्या है,
सन से काफ़ी दूर चली जाती है। तो हम जो इसकी एवरेज डिस्टेंस मानते हैं वो मानते हैं 149.6 मिलियन किलोमीटर, जिसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलो अगला सवाल देख लेते हैं। किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक माना जाता है, यानी कि किस ग्रह की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे अर्थ पर जो है सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, अर्थ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, सैटर्न एक ऐसा ग्रह है हमारा जहाँ पर सबसे कम डेंसिटी पाई जाती है 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा जाइंट ओशियन हो तो सैटर्न क्या कर सकता है, उसमें तैर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि सैटर्न क्या है, लिटरली पानी के ऊपर क्या कर सकता है, तैर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अर्थ के पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी मानी जाती है और है हमारे अर्थ के ऊपर। ठीक है। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है, मुख्य रूप से इसके लोहे और निकल के घनत्व कोर की वजह से इसका जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है, यानी कि हम सन के सतह का, सरफेस का टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो सन के कोर का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके जो कोर की बाहरी हिस्सा है, यानी कि जो कोर का ये बाहरी आउटर पार्ट है जो हमें दिखता है, उसका टेम्परेचर कितना है। इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सूर्य की सतह, जिसको हम प्रकाश मंडल भी बोलते हैं, का तापमान लगभग 5500 सेंटीग्रेड से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। क्लियर है यहाँ तक? और जो हम सूर्य के कोर का तापमान की बात कर रहे थे, उसकी जो कोर है उसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। जैसा कि हमने बताया था, सन का जो सबसे निकटतम ग्रह है मरकरी के पास ना तो एटमॉस्फेयर है, ना ही उसके पास में खुद का कोई सैटेलाइट या फिर मून है। ठीक है, मरकरी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र केवल ऐसे दो ग्रह हैं, शुक्र के पास भी कोई अपना खुद का क्या नहीं है, चंद्रमा नहीं है, कोई अपने सैटेलाइट नहीं, जिनका कोई प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा नहीं है। सुपरनोवा किससे कहते हैं, सुपरनोवा क्या है, व्हाट इज सुपरनोवा। तो सुपरनोवा एक कॉन्सेप्ट है और सुपरनोवा एक टर्म है जो डिनोट किया जाता है फॉर द एक्सप्लोडिंग स्टार। यानी कि जो स्टार होते हैं जब वो एक्सप्लोड कर जाते हैं, जब वो फटते हैं, उनके एक्सप्लोडेड फॉर्म को बोला जाता है सुपरनोवा। एक्सप्लोडेड फॉर्म को कहा जाता है सुपरनोवा। तो एन एक्सप्लोजन स्टार, जिसको हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। और एक खास बात यहाँ पर ये है कि एक एक्सप्लोडिंग स्टार एक टाइम में जितनी एनर्जी रिलीज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई स्टार था, वो एक्सप्लोड कर गया, और एक्सप्लोड जब कर गया तो वो आपस में बिखरेगा और बहुत सारी एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये एनर्जी जब रिलीज करता है तो इसकी वन टाइम एनर्जी हमारे सूर्य के लाइफ टाइम एनर्जी के बराबर होती है। इतने हाई अमाउंट और हैवी अमाउंट में क्या करता है, ये एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है। एक विस्फोटित तारा, सुपरनोवा एक शक्तिशाली और चमकदार तारकीय विस्फोट है जो आमतौर पर एक विशाल तारे की मृत्यु को दर्शाता है। इसके बाद तारे की डेथ हो जाती है। समझ लो, तारे जब मरते हैं तो इसी तरीके से मरते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। देखिए, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है एक्चुअल में हम मानते हैं यूरेनस को, लेकिन एक चीज और भी है कि जो सन के सबसे लास्ट में प्रेजेंट है नेपच्यून, इसका भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है और ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। लगभग 165 ईयर में 165 साल लगते हैं इसको सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। ठीक है। तो यूरेनस अरुण ग्रह के पास सौरमंडल में सबसे कम ग्रह तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो लगभग -224 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। क्लियर है यहाँ तक? देखो यहाँ पर क्या है कि जो मैंने बताया था कि आपका जो नेपच्यून है वो स्लाइटली वार्मर है, यानी कि ठंडा तो वो भी बहुत है लेकिन स्लाइटली वार्मर है आपका किससे, यूरेनस से। इसीलिए इसको अगर सेकंड पूछा जाए आपसे तो आपका नेपच्यून होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला सवाल, पृथ्वी द्वारा एक घूर्णन यानी कि रोटेशन पूरा करने में लिया गया सटीक समय कितना है। तो पृथ्वी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पृथ्वी जब अपने एक्सिस
पर अपने अक्ष पर घूमती है, रिवॉल्व करती है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। और जब वो सन के अराउंड क्या करती है, घूमती है, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये आपको मैं अभी बता चुका हूँ। तो ये बताइए कि ये जो हमारा एस्पेक्ट टाइम माना जाता है कि पृथ्वी अपने धुरी पर कितनी देर में घूम जाती है या अपनी धुरी पर एक चक्कर कितनी देर में लगाती है, जिसकी वजह से आपको डे और नाइट देखने को मिलते हैं। डे और नाइट भी इसी पर्टिकुलर रोटेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। तो एवरेज हम मान के चलते हैं कि 24 घंटे लगते हैं एवरेज लगभग आपके पृथ्वी को रोटेट करने के लिए। लेकिन एग्जैक्ट टाइम की अगर हम बात करें तो इसमें 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, पृथ्वी सन के अराउंड कितनी स्पीड में घूमती है? तो 1610 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पृथ्वी रोटेट करती है सन के अराउंड। क्लियर है यहाँ तक? और रिवॉल्व कितनी स्पीड से करती है, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, जिसका पूरा चक्कर 365 दिन के अंदर हो जाता है। लगभग की बात मैं कर रहा हूँ, 365 दिन। ये और ज़्यादा और कम भी है, जिसकी वजह से लीप ईयर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के अंदर पृथ्वी अपनी 24 घंटे के अंदर क्या करती है, अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है, जिसकी वजह से हमें डे और नाइट देखने को मिलते हैं। चलो अगला सवाल, किस ग्रह की मान्यता प्राप्त चंद्रमा उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है? देखो, सबसे ज़्यादा विजिबल रिंग, सबसे ज़्यादा विजिबल मून किसके पास देखे जाते हैं? सैटर्न के पास देखे जाते हैं। तो सैटर्न हमारा एक ऐसा ग्रह है जिसके पास नंबर ऑफ मून सबसे ज़्यादा है। सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स हमें देखने को मिलते हैं, और जिसकी एक्चुअल जो नंबर है वो आपका समझ लीजिए इस तरीके से 145 मून्स है सैटर्न के पास। ठीक। और अगर हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर के पास 95 है, यूरेनस के पास 27 है और नेपच्यून के पास 14 है। हमारी अर्थ के पास कितने हैं? हमारे अर्थ के पास एक मून है, जिसको हम खुद अपना चंद्रमा बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फोबोस और डीमोस किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं? जैसा कि मैंने बताया था, फोबोस आपका और डिमोस आपका पूरे सौरमंडल का, डिमोस हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे स्मॉलेस्ट उपग्रह माना जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट मून है ये हमारे पूरे उपग्रह का, और ये हमारे देखने को मिलते हैं हमारे द रेड जाइंट प्लेनेट मार्स के ऊपर। यहीं पर आपके दो चीज़ें और बताई थी मैंने, निक्स ओलंपिया द लार्जेस्ट माउंटेन प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम एंड द लार्जेस्ट वॉल्केनो, इसका नाम था ओलंपस मून। कहाँ पर मिलता है? हमें मार्स के ऊपर देखने को मिलता है। ड्यू टू आयरन ऑक्साइड मार्स का कलर कैसा देखने को मिलता है? रेड प्लेनेट भी इसको बोलते हैं। तो ये मार्स के दो प्लेनेट है, मून्स हैं। मंगल ग्रह के दो छोटे अनियमित आकार के चंद्रमा हैं जिन्हें फोबोस और डीमोस कहा जाता है, जो संभवतः पकड़े गए शुद्ध ग्रह हैं। सूर्य कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट है, यानी कि विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट इन द सन? सन के अंदर सबसे ज्यादा क्या है आपका अमाउंट में प्रेजेंट, कौन सा एलिमेंट है? तो हम सन की अगर बात करें तो इसके अंदर हमें सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है हाइड्रोजन, और इसके अंदर दूसरा हीलियम, ये आपका 25% प्रेजेंट है। ये अदर देन लेस देन 1% की केवल निशान मात्र में है। कार्बन आपके 0.3% केवल निशान मात्र में प्रेजेंट है। आपका जो सन है वो लगभग 73% हाइड्रोजन से बना हुआ है, और हीलियम 25% हीलियम से बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूनिवर्स से रिलेटेड। अगर यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आई होप आपको बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और फर्दर और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। नेम इज़ BrainDesk EDU। यहाँ पर हमने अपना कोर्स एक लॉन्च कर रखा है, जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी कई वीडियोस लेक्चर्स में डिटेल दे चुके हैं। वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग नोट्स, PYQs वगैरह सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।